नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 18वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो शिक्षण अभिरुचि रहने वाला है, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से भी जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो विकास की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग थ्योरी क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब यह है कि बालकों की कितनी अवस्थाओं में अलग अलग भागों में बांटा गया है ना उसके विकास को, तो इसके बारे में जानेंगे। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग बीएड का प्रिपरेशन कर रहे होंगे या डीएलएड के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, दोनों के शिक्षण अभिरुचि के विषय में ना इसको आप लोगों को पढ़ना है। और अगर आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मेरा जो ये जो शिक्षण अभिरुचि का विषय है और इसमें केवल इतना ही टॉपिक दिया है, तो एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के टॉपिक में ना वो तमाम जो टॉपिक है उसको आप लोगों को पढ़ना है जो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है और जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें ना 6-7 ही टॉपिक केवल दिया गया है और उसके बाद ना कोई भी टॉपिक का डिटेल पूर्वक नहीं दिया गया है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को मैं पढ़ाते हुए चलूँगा। ठीक है, क्योंकि आप मेरे क्लास में आए हो ना, तो इसीलिए आप लोगों को बेहतर तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊँगा, वो तमाम चीज़ों को पढ़ाऊँगा जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस क्वेश्चन से उठा करके जो टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो उन सारी चीज़ों को आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अच्छे से एनालिसिस किया हूँ इसकी वजह से। और आप लोगों को शॉर्ट में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊँगा, आप लोगों को वो तमाम चीज़ों को पढ़ाऊँगा जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ से आप लोगों को जानना चाहिए। और बाकी से एक्स्ट्रा पढ़ रहे होगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा तैयारी के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे क्लास में आए हो इसका मतलब ये है कि मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक पढ़ाऊँगा और अच्छे से पढ़ाऊँगा, ताकि एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार से कहीं भी क्वेश्चन पूछे तो ईज़ी तरीके से आप लोगों से बन पाए। तो ध्यान से आप लोग ये देखिए, विकास की अवस्था मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो विकास की अवस्था है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास की कौन-कौन सी अवस्था होता है इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, और आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप लोग क्या करना, एक शॉर्ट नोट्स बना लेना। ठीक है, जो जो नोट करने के लिए बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को नोट करते हुए चलना है, क्योंकि एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले आप लोगों को रिवीजन करते हुए बन जाना, तो इसलिए आप लोगों को शॉर्ट में नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, केवल उसे ही नोट करना है, जो चीज़ मैं नोट करने के लिए बोलूँगा आप लोगों को केवल उसको ही नोट करना है, कोई भी चीज़ को नोट नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले चलिए परिचय करके दिया है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों को ना ये जो क्लास है ना वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोगों को मैं केवल ना टॉपिक टॉपिक को अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद इसका जो पूरा पीडीएफ है ना, वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत ही आज की ये जो क्लास देखोगे उसके बाद डाल दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद वहाँ से डाउनलोड करना और एक बार अच्छे से डिटेल में आप लोग पढ़ लेना। और ठीक है, सारे टॉपिक को मैं अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा अपने शब्दों में। और रटना आप लोगों को नहीं है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है, केवल समझना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए सबसे पहले परिभाषा दिया है विकास की अवस्थाओं को, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। बाल विकास को व्यवस्थित ढंग से समझने के लिए विभिन्न आयु के अनुसार अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए अवस्था या कालखंड को ही बाल विकास की अवस्था कहा जाता है। तो ये जो बाल विकास की अवस्था का परिचय है ना, मतलब जो परिभाषा है, उसको आप लोगों को समझा दूं अपने शब्दों में। देखो, बाल विकास की अवस्था को ना विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक है अलग अलग, उन्होंने अपने अपने अनुसार क्या किया है, उसके जो कालखंड है ना, उसको जो क्रम को अलग अलग भागों में बांटा गया है, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, बाल विकास की अवस्था बोलते हैं। और इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए अब ना बाल विकास के परिचय को ध्यान से पढ़िए। भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकास काल को गर्भकाल से परिपक्वता की प्राप्ति तक उसकी अवस्थाओं के अनुसार उन्हें अलग अलग अवस्था में विभाजित किया गया है। विकास की यह अवस्था अपने आप में अद्वितीय स्थान रखते हैं। तो आप लोगों को परिचय को बताऊँ, सेम इसमें भी यही कहा गया है कि अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने क्या किया गया है, बालकों के विकास को ना अलग अलग जो क्षेत्र है ना उसमें बांटा है, मतलब अलग अलग जो वर्ग है उसमें बांटा गया है। ठीक है, गर्भकाल से लेकर के परिपक्वता तक की क्या क्या किया गया है, उसकी विशेषताओं के अनुसार अलग अलग अवस्थाओं में उसको क्या किया गया है, बांटा गया है। केवल आप लोगों को इतना पढ़ना है। और एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा अपने शब्दों में ये बता दूं, विकास की अवस्थाओं को आप लोगों को क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि आप भविष्य में शिक्षक बनोगे। एक शिक्षक होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि बालकों का विकास किस प्रकार से होता है, कौन सी एज में वो क्या करता है, किस प्रकार की उसमें विशेषताएं झलकता है, क्या उसमें अच्छाइयाँ हैं, क्या उसमें बुराइयाँ हैं, ये तमाम चीज़ों को आप लोगों को जानना है। जब आप लोग ये चीज़ को समझ जाओगे ना, तो ईज़ी तरीके से बच्चे को आप हैंडल कर सकते हो, ईज़ी तरीके से आप कोई भी टॉपिक को पढ़ा सकते हो। तो इसीलिए आप लोगों के बालकों के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और आप लोग जब बालकों की अवस्था को पढ़ रहे हो ना, तो आपके घर में कोई भी छोटा
बालक होगा वो चाहे अभी अभी जो नवजात शिशु होगा वहाँ से लेकर के 10 से 12 साल के बालक होगा ना, तो उसको आप लोगों को देखना है, उससे रिलेट करके आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, आपके घर में जो बच्चा होगा उससे रिलेट करके पढ़ना है, तो जल्दी सीखोगे, जल्दी समझोगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अवस्थाएं करके दिया है, इसको पढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा मुख्य रूप से बाल विकास के 4 अवस्था में विभाजित किया गया है, जो निम्न में है। सबसे पहले गर्भावस्था, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को प्रमुखता 2 भाग में बांटा गया है। सबसे उसमें फर्स्ट होगा वो प्रारंभिक बाल्यावस्था और दूसरा जो होगा वो उत्तर बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था को 2 भाग में बांटा गया है। उसके बाद चौथा जो होगा वो किशोरावस्था है। तो ये जो 4 अवस्था है उसको आप लोगों को नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो आप लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे हो ना, तो उसके लिए आप लोगों को नोट करके रखना है। ठीक है, सबसे पहले बाल्यावस्था को 4 भाग में बांटा गया है। सबसे पहला जो अवस्था है वो गर्भावस्था होगा, और गर्भावस्था का अगर आप लोगों को आयु को बताऊं ना, तो गर्भावस्था का आयु होगा गर्भ धारण से लेकर के जन्म तक की जो अवस्था है उसे गर्भावस्था कहते हैं। दूसरा जो होगा वो शैशवावस्था होगा। शैशवावस्था का जो उम्र होगा ना, वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की जो बालक है ना, उसका जो अवस्था है उसे शैशवावस्था कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो होगा वो बाल्यावस्था होगा। बाल्यावस्था को 2 भाग में बांटा गया है। सबसे पहले प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होगा वो 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष इसका उम्र को बांटा गया है। उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था का जो एज होगा वो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की जो है ना, वो उत्तर बाल्यावस्था का एज में बांटा गया है। उसके अलावा चौथा जो होगा वो किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होगा वो 12 वर्ष से अधिक बोल सकते हो या 12 वर्ष से 18 वर्ष ले सकते हो। ठीक है, तो इसको आप लोगों को नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है इसमें से प्रश्न। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को शॉर्ट में नोट करते हुए रखना है, और जो जो चीज़ मैं नोट करने के लिए बोलूँगा केवल उसे ही आप लोगों को नोट करना है। एकदम ही सारी चीज़ों को नोट करते हुए आप लोगों को नहीं चलना है। ठीक है, आप लोगों को ये जो PDF प्रोवाइड करूँगा ना, तो वहाँ से आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, और ठीक है, जो जो पढ़ना है वो आप लोगों को बता दूंगा। सबसे पहला अवस्था हम लोग पढ़ेंगे गर्भावस्था। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, सारा चीज़ मैं समझाऊंगा आप लोगों को। सबसे पहला देखो समयावधि। समयावधि इसमें दिया गया है गर्भधारण से लेकर के 40 सप्ताह या 280 दिन। इसमें से एक प्रश्न बनता है कि गर्भावस्था को कितने दिनों में विकसित होता है, मतलब ना गर्भावस्था में जो बालक है वो कितने दिनों में पूरी तरह से विकसित हो जाता है। या तो 40 सप्ताह आप लोग ले सकते हो, या 280 दिन में एक जो बालक है ना वो पूरी तरह से गर्भ में विकसित हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। अवस्था करके दिया है, इसको पढ़िए। यह अवस्था गर्भधारण से जन्म तक की समय मानी जाती है। तो अभी जो बताया है वो वही सेम है। ठीक है, नेक्स्ट को पढ़िए। यह अवस्था बाल विकास की प्रारंभिक अवस्था है। तो गर्भावस्था बाल विकास की क्या है, प्रारंभिक अवस्था है। बालक विकास का आरंभ गर्भावस्था से ही होता है। तो ये भी ध्यान रखना है, बालक का जो विकास है ना वो गर्भावस्था से ही आरंभ होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए। इस अवस्था के पश्चात अन्य अवस्था का विकास होता है। तो सबसे पहला अवस्था गर्भावस्था होता है। ठीक है, उसके अलावा मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से होता है, तो ये भी सेम है। नेक्स्ट को पढ़िए। अत्यधिक सावधानी की अवस्था। तो गर्भावस्था को अत्यधिक सावधानी की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट मधुर वाणी व स्वाद की अवस्था। मतलब ये है कि एक जो महिला है ना जो गर्भ धारण किए होते हैं वो मधुर वाणी और स्वाद की अवस्था उनको कहा जाता है, उनकी जो एज होता है उनको। क्यों? क्योंकि उस समय अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा अच्छा स्वाद लो, ये बोलते हैं ना, ताकि गर्भ में जो बालक है वो अच्छा रहे, इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो तमाम इसमें विशेषता है ना उसको आप लोगों को याद रखना है। इसमें क्या किया जाता है, कूट में जनरली जो प्रश्न है ना वो बनता है, ये चारों को अलग अलग कूट में दे दिया जाएगा और बोलेगा कि इनमें क्या सही है और क्या नहीं है बोल करके, बीच में एक आध निगेटिविटी को डाल देगा और पूछा जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद सही क्रम करके दिया है, इसको पढ़ते हैं। जन्म पूर्व विकास का सही क्रम। तो जन्म से पहले ना एक जो बालक है उसका विकास का सही क्रम क्या क्या है। सबसे पहले युग्मनज करके दिया है जिसे जायगोट के नाम से जानते हैं। दूसरा भ्रूण करके दिया है जिसे इंग्लिश में एम्ब्रियोर के नाम से जानते हैं। और तीसरा गर्भस्थ शिशु, ठीक है, जिसे फेटस कहा जाता है। तो इन तीनों जो आप लोगों का जो विकास का जो क्रम है ना उसे आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इसको ना कूट में जनरली पूछा जाता है कि जन्म पूर्व बालक के विकास का सही क्रम क्या है बोल करके पूछा जाता है कूट में। ठीक है, तो सही में मिलाओ ऐसे करके अलग अलग दे दिया जाएगा और आप लोगों को क्या बोलेगा, सही क्रम से जमाव दे दिया जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना है जन्म पूर्व बालक का जो सही क्रम होगा ना वो सबसे पहले युग्मनज होता है, दूसरा जो होता है वो भ्रूण होता है, और तीसरा गर्भस्थ शिशु कहलाता है। ठीक है, तो इन तीनों को आप लोगों को याद रखना है। अब ये थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि ये जो युग्मनज है वो क्या होता है। युग्मनज जो होता है ना वो 0 से लेकर के 14 दिन तक की जो बालक
बालक होता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, युग्मनज कहते हैं। ध्यान से पढ़िए, दो युग्म कोशिका लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करता है उसे युग्मनज कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को। दूसरा भ्रूण करके दिया है, 15 से 60 दिन जो रहता है ना बालक जो है उसको भ्रूण कहते हैं। इसमें क्या है, ध्यान से पढ़ो, प्राणी के विकास की प्रारंभिक अवस्था को ही भ्रूण कहते हैं। शुरुआती जो अवस्था है उसे क्या बोलेंगे, भ्रूण कहेंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा तीसरा देखो, गर्भस्थ शिशु। तो गर्भस्थ शिशु 60 दिन से लेकर के जन्म तक की जो बालक होता है ना, तो उसे गर्भस्थ शिशु कहते हैं। इसे गर्भकालीन विकास की अवस्था भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए, वाई गुणसूत्र में एक्स और वाई नामक जीन होता है जो एक रासायनिक पदार्थ उत्पादित करता है जिसके कारण युग्मनज का विकास नर के रूप में होता है। तो ये आप लोगों को तो पता होगा जी, मेरे को एकदम डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है ना। आप लोगों को पता होगा ना कि एक जो नर है उसमें एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है। उसके अलावा एक जो महिला होता है उसमें एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। और एक चीज़ आप लोगों को पता होगा, महिला का जो एक्स है वो और पुरुष का वाई है जो, तो अगर एक्स वाई मिलता है ना तो वो पुरुष जो होता है मतलब बालक जो है उसका जन्म होता है। और महिला का एक्स और पुरुष का भी एक्स मिलता है तो उसमें एक बालिका है उसका जन्म होता है। ये भी आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। आप लोगों ने 10वीं में विज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से इसके बारे में, है ना। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। जनरली ये भी जो क्वेश्चन है ना वो पूछा जाता है, ठीक है। तो इन बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट को पढ़िए, टेराटोजन एक बाह्य एजेंट जैसे एक रसायन, वायरस अथवा एक प्रकार का विकिरण होता है जो विपरीत रूप से युग्मनज, भ्रूण व गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित करता है। तो ये आप लोगों को एक बार केवल इसको पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को अब पढ़ते हुए चलते हैं। गर्भस्थ की विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो ध्यान से इसको भी पढ़िए। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ अच्छे से ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। और ये जो सारा PDF है ना वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, अच्छे से आप लोग क्या करना, पढ़ लेना इसके बारे में, ठीक है। चलिए इसके बाद जानते हैं गर्भावस्था की विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान से पढ़िए, इस अवस्था में विकास की गति अन्य अवस्था से तीव्र होता है। तो गर्भावस्था में क्या होता है, विकास की जो गति होता है ना वो सबसे तीव्र गति से बढ़ता है बालक जो होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए, समस्त रचना, भार, आकार में वृद्धि तथा आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। तो गर्भावस्था में क्या होता है, तो गर्भावस्था में भार, आकार और वृद्धि जो होता है ना वो तीव्र गति से होता है और सारे जो स्ट्रक्चर होता है ना इसी में ही निर्माण हो जाता है बालक बालिकाओं का जो होता है वो। नेक्स्ट के पढ़िए, इसमें होने वाली परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक होते हैं। तो गर्भावस्था में जो भी परिवर्तन होता है ना वो लगभग शारीरिक विकास होता है बालकों का जो होता है वो, ठीक है। तो ये आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद शैशवावस्था के बारे में जानते हैं। गर्भावस्था के बाद दूसरा जो अवस्था होगा ना उसे शैशवावस्था के बारे में जानते हैं। और शैशवावस्था की समयावधि करके दिया है, इसमें देखो 5 से 6 वर्ष करके दिया है, तो इसको आप लोगों को नहीं लेना है। कुछ चीज़ें आप लोगों को अलग से बता रहा हूँ, उसे आप लोगों को नोट करना है। क्यों, क्योंकि जो ऑथेंटिक है ना वो चीज़ आप लोगों को बताऊंगा, भ्रामक जानकारी आप लोगों को कभी नहीं दूंगा, ठीक है। तो देखो शैशवावस्था का जो काल है वो क्या होगा या समयावधि क्या होगा, तो शैशवावस्था का जो समय है ना वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की शैशवावस्था माना जाता है। क्या, तो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की जो है ना वो शैशवावस्था माना जाता है, इन्फेंसी एज माना जाता है। तो ये आप लोगों को नोट करके रखना है। भार के बारे में दिया है, उसके वजन के बारे में। नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है। कितना, तो नवजात शिशु का जो भार है ना वो 7 पाउंड होता है और करीबन ऐसे किलोग्राम में बताऊँ ना तो 3.5 किलो के आसपास होता है, ठीक है। आप लोगों ने जनरली देखा होगा एक जो बालक है वो जब जन्म लेता है उस समय उसका जो वजन है उसको मापा जाता है। तो जब मापा जाता है तो लगभग 3 किलो के आसपास होता है, कई का 3.5 किलो के आसपास होता है। लेकिन अप्रॉक्स जो नापते हैं ना सभी का एक जो स्पेसिफिक डाटा लेते हैं ना वो 3.5 किलो के आसपास लेते हैं, जिसे 7 पाउंड कहा जाता है, ठीक है। अवस्था करके दिया है, इसको पढ़िए, मानव जीवन की पहली व आधारभूत अवस्था। तो शैशवावस्था जो है ना वो मानव जीवन की पहली और क्या है, आधारभूत अवस्था है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए, आकृतियां चिंतन की अवस्था, खिलौने की अवस्था, बड़ों पर निर्भरता की अवस्था, सबसे तीव्र वृद्धि और विकास की अवस्था। तो ये जो एज है ना वो सबसे तीव्र गति से वृद्धि होता है और विकास होता है शैशवावस्था में। तो ये आप लोगों को याद रखना है इस चीज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए, भावी जीवन की आधारशिला, उसके बाद सीखने की आदर्श अवस्था,
उसके बाद अनुक्रमण की अवस्था, विद्यालय पूर्व की अवस्था, मानव विकास की प्रथम प्रमुख अवस्था, शैशवावस्था में बच्चे की क्रियाकलाप व मूल प्रवृत्ति की अवस्था। मूल प्रवृत्ति क्या होता है ये आप लोगों को बता दूं। जैसे एक बालक को भूख लगने पर रोता है, किसी अनजान को देखने पर डरता है, अपनी माँ के पास चला जाता है ना। तो इस प्रकार की जो क्रियाकलाप होता है ना, तो उसे ना मूल प्रवृत्त्यात्मक अवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। ये सारा चीज़ जो है ना वो शैशवावस्था की विशेषताओं को दर्शाता है। और इसी प्रकार से एक दो विशेषता आप लोगों को दिया जाएगा और कूट में पूछा जाएगा कि कौन सी विशेषताएं जो है वो शैशवावस्था की है करके ना, इस प्रकार की कूट में पूछा जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये तमाम जो अलग अलग विशेषता जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, वो सारे के सारे शैशवावस्था की विशेषताएं हैं। पूछा जाता है जी, जनरली क्वेश्चन जो होता है वो खासतौर से टेट में भी ये जो क्वेश्चन है ना वो आता है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को इसको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपको भविष्य में शिक्षक बनना है। शिक्षक होने के नाते इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो पूछा ही जाता है, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए, विद्यालय पूर्व की अवस्था। मतलब यह है कि विद्यालय पूर्व अपने घर में वो रहता है ना जी, तो उसकी मम्मी पापा जो जो चीज़ उसको सिखाना होता है सारा चीज़ सिखा देते हैं, तो उसे विद्यालय जाने से पूर्व की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट को पढ़िए, मानव विकास की प्राथमिक व प्रमुख अवस्था। नेक्स्ट, शैशवावस्था में बच्चे के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्तात्मक होते हैं, तो ये तो आप लोगों को बता ही दिया हूँ। नेक्स्ट, शैशवावस्था को स्वकेंद्रित अवस्था कहा जाता है। मतलब अपने आप में ही जो बालक होता है वो मगन रहता है, खेलते रहता है, इसे स्वकेंद्रित अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट, शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक तीव्र होता है। ये वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक ने बोला था, ये आप लोगों को याद रखना है। क्यों? क्योंकि देखो, एक शैशवावस्था है वो और दूसरा बाल्यावस्था है वो, ये दोनों अवस्था में ना बालक जो होता है ना वो काफ़ी तीव्र गति से ना उसका विकास होता है। चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे बौद्धिक विकास हो, ये तीव्र गति से होता है। एक जो क्वेश्चन है वो जनरली ये पूछा जाता है कि कौन सी वो अवस्था है बालकों में जो सबसे तीव्र गति से उसका विकास होता है। तो आप लोगों को याद रखना है, इसमें ना शैशवावस्था आ जाएगा और बाल्यावस्था आ जाएगा। अब आप लोग ये सोचोगे कि दोनों दे दिया जाएगा, तो दोनों नहीं दिया जाता है, या तो शैशवावस्था दिया जाएगा या बाल्यावस्था दिया जाएगा। अगर दोनों दिया जाएगा ना तो शैशवावस्था को सबसे पहले प्रायोरिटी पे आप लोगों को रखना है। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक की जो बालक होते हैं ना, तो उन बालकों की जो विकास है वो सबसे तीव्र गति से बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। आप लोगों को ना एकदम मैं थ्योरी में एक एक जो इसमें लिखा है लाइन उसको पढ़ करके नहीं बताऊंगा, आप लोगों को केवल टॉपिक को बता दे रहा हूँ और टॉपिक को आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। उसके बाद ना मैं अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसमें ये जो PDF है पूरा डाल दूंगा, तो आप लोग ना कम से कम आधा घंटा ध्यान से इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, जो जो नोट करने वाली चीज़ है अभी आप लोगों को बता दूंगा, एक बार केवल आप लोग आधा घंटा इसको पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों के माइंड में वो सारा चीज़ का है फिट हो जाए। ठीक है, बाकी आप लोगों को अपने शब्दों में केवल आप लोगों को समझाते हुए चलूंगा, केवल आप लोगों को समझना है। और समझने के लिए आप लोगों को क्या करना है, अपने घर में जो भी छोटा बालक होगा ना, तो उसको इमेजिन करना है, उसको समझना है। ठीक है, उसको देख करके सारी चीज़ जो है ना उसको इमेजिन करना है, तो जल्दी याद होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए सबसे पहले अब जानते हैं शैशवावस्था की विशेषताएं। फर्स्ट में जो है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। तो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार क्या होता है यह आप लोगों को पहले समझा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का मतलब ये होता है, जब बालक को भूख लगता है ना तो वो खाने के लिए रोता है। जब ना किसी स्ट्रेंजर को देखता है, अनजान को देखता है ना, तो वो क्या करता है, डरता है, अपने मम्मी के पास चला जाता है। उसके अलावा ना कोई भी वस्तु वो देखता है बालक जो है ना, तो वो क्या करता है, पकड़ करके अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होता है ना उसे मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार कहते हैं। ठीक है, दूसरा जानिए तीव्र शारीरिक विकास। तो बालक की जो है ना शैशवावस्था में तीव्र गति से उसका शारीरिक विकास होता है, खासतौर से 3 वर्ष की उम्र में जो विकास होता है ना वो तीव्र गति से होता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तीसरा, तीव्र मानसिक विकास। तीव्र जो बालक है ना उसका मानसिक विकास होता है शैशवावस्था में। कैसे मानसिक विकास, तो कल्पना में उसकी वृद्धि होता है, मतलब सोचने लगता है वो, ध्यान संवेग आदि में ना तीव्र गति से उन लोगों का क्या होता है, विकास होते रहता है। तो ये आप लोगों को खासतौर से इसमें ध्यान रखना है। उसके अलावा चौथा, पराश्रित। पराश्रित का मतलब ये होता है कि वो दूसरों पर क्या होता है, डिपेंड होता है, पूरी तरह से अपने मम्मी पापा पर क्या होता है, डिपेंड रहता है वो। ठीक है, वो खाना देता है तो खाता है, वो रखता है तो रहता है, तो इसीलिए पराश्रित का जो मतलब होता है वो डिपेंडेंस रहता है। ठीक है, डिपेंडेंसी जिसे आप लोग बोल सकते हो। आप लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैं आप लोगों को केवल टॉपिक को समझा दे रहा हूँ। ठीक है, पांचवा को पढ़िए, आत्म प्रेमी। तो आत्म प्रेमी का मतलब यह है कि जो बालक ना जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की रहता है ना वो आत्म प्रेमी रहता है। मतलब
मतलब स्वयं से ना क्या करता है, ज़्यादा प्रेम करता है खुद से ही। आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली जो बालक होता है ना, वो क्या करता है, अपने भाई बहन से प्रेम प्राप्त करने की कोशिश करता है, अपने मम्मी पापा से भी खुद से ज़्यादा स्नेह करने की कोशिश करता है। आप लोगों ने ये देखा होगा कि बालक जो है ना वो अचानक गिर जाता है या छोटा सा भी उसको खरोच भी आ जाता है ना, तो वो रोते रोते आता है और दिखाता है कि मम्मी देखिए मेरे को लग गया, ऐसे करके आप लोगों ने देखा होगा ना, बताता है इशारों से जब बोल नहीं पाता है तो वो क्या कर रहा है जी, आत्म प्रेम की भावना उसमें आता है कि वो सभी से क्या चाहता है, प्रेम और स्नेह चाहता है। तो ये आत्म प्रेमी कहलाता है। समझ में आया आप लोगों को? भले ही ढंग से बोलता नहीं है, लेकिन क्या करता है, बताने की कोशिश करता है कि मैं गिर गया, मेरे को लग दिया। बोलता है ना कि मेरे को दवाई लगा दूं बाबू, दवाई, ऐसे बोलोगे तो बोलता है ना वो। इमेजिन करो अपने घर में जो छोटा बालक है उसको देख करके, तो जल्दी से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, छठा को पढ़िए, कल्पना की सजीवता। कल्पना की सजीवता का मतलब यह है कि बालक जो रहता है ना, वो जनरली ना काल्पनिक दुनिया में ज़्यादा जीने की कोशिश करता है। मतलब कोई भी डॉल को देख करके, कोई भी खिलौना को देख करके खुद ही खेलने लगता है ना, आप लोगों ने देखा होगा। उसके अलावा सातवां, नैतिकता का अभाव। तो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की जो बालक रहता है उसमें नैतिकता का अभाव रहता है। नैतिकता का अभाव का मतलब सही गलत में अंतर करना, उचित अनुचित में अंतर कर पाना ना, तो उसमें क्या होता है, नैतिकता का अभाव होता है, सही गलत में वो अंतर नहीं कर पाता। तो इसीलिए वो जिसमें जो उनको अच्छा लगता है ना, केवल वही करने की कोशिश करता है। जिस कार्य को करने में उसको आनंद मिलता है वैसे कार्य को करना वो सबसे ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, तो इसे नैतिकता का अभाव कहते हैं। उसमें नैतिकता नहीं होता सही और गलत में। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा ना कि कोई भी चीज़ के लिए जनरली जो बालक होता है वो रोते रखता है, कहीं भी रो देता है, कहीं भी लड़ने लगता है ना, देखा होगा ना, तो इसी वजह से होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आठवां को पढ़ते हैं, पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब ये होता है कि कॉपी करना, दोहराना। कोई भी जब खेल वगैरह या कोई भी अपने बड़ों से देखता है ना जो करते रहता है, तो उसको जनरली बालक जो है वो कॉपी करता है, दोहराते रहता है, तो इसे क्या बोलेंगे, पुनरावृत्ति कहते हैं। कई शब्द आप लोगों में ऐसे होगा ना जिसे आप लोग ना अपना जो शॉर्ट नोट्स हैं उसमें लिख लेना, और जो ओरिजिनल उसका जो आप समझते हो ना, तो वैसे शब्द लिख लेना अगर समझ में ना आए। तो पुनरावृत्ति का क्या मतलब होता है, कॉपी करना होता है। ठीक है, कोई भी खेल या कोई भी क्रिया को देख करके। नौवां को देखिए, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। जिज्ञासा मतलब कोई भी चीज़ जब नया देखता है बालक ना, तो उसमें जानने की क्या होता है, प्रवृत्ति होता है। ठीक है, चाहे वो खिलौना हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। पहली बार जब देखेगा कोई भी चीज़ को ना, तो उसको लेगा, उसके मुंह में डाल करके या हाथ में पकड़ करके ना वो जानने की कोशिश करता है। जिज्ञासा की उसमें क्या होता है, प्रवृत्ति होता है। 10वां को जानिए, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। बालक जो है वो उसमें सीखने की जो प्रक्रिया रहता है ना, उसमें काफ़ी तीव्र रहता है। ठीक है, वो अपने भाई बहन, माता पिता आदि के कार्य और व्यवहार को देख करके क्या करता है, अनुकरण करता है, देख करके कॉपी करता है, और सीखने की क्या करता है, कोशिश करता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, ये 10 प्रकार के अलग अलग क्या है उसमें जो विशेषताएं है ना वो इसमें है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद 10वां, शैशवावस्था में शारीरिक विकास। तो शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास है ना वो तेज गति से होता है, चाहे वो शारीरिक भार में हो, चाहे वो कंकाल मतलब उसकी हड्डियों में हो, चाहे उसके तंत्रिकाओं में हो, मांसपेशियों में हो, तो तीव्र गति से विकास होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सारे एक एक लाइन को नहीं पढ़ूंगा, आप लोगों को पीडीएफ में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेरा मकसद है आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझाना, एक एक लाइन को आप लोगों को नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, पीडीएफ मैं दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में ना, तो वहाँ से डाउनलोड करना, करके बाद एक बार अच्छे से आधा घंटा दे करके पढ़ लीजिएगा, तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, और शैशवावस्था में जो शारीरिक जो विकास होता है ना, वो लंबाई में विकास होता है कि किस प्रकार से जन्म के समय जो बालक का जो लंबाई है ना वो 51 सेंटीमीटर के आसपास होता है। उसके बाद कैसे धीरे धीरे करके उसका लंबाई जो बढ़ता है ना, और उसका जो भार जो बढ़ता है ना, उसके बारे में इसमें पूरा के पूरा डिटेल दिया गया है। ठीक है, जैसे जन्म के बाद उसका जो भार जो रहता है वो 7 पाउंड आप लोगों को बताया था ना, 3 किलो के आसपास रहता है, और 3.5 किलो के आसपास भी मान सकते हो, अप्रॉक्स 3-3.5 किलो के आसपास लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ना इसमें अलग अलग पूरा इसमें डाटा दिया गया है आप लोगों को, तो एक बार केवल आप लोग इसमें पढ़ लेना। लड़कियों का अलग दिया है और लड़कों का अलग इसमें दिया है, और ये जो है ना वो एज को दिया गया है। ठीक है, मतलब कौन से वर्ष में कितना एज का बालक होता है, बालिकाएं होता है, इसके बारे में दिया है, और उसके अलावा इसमें भार को दिया है, वजन को दिया है। तो दोनों को कंपैरिजन के थ्रू एक बार केवल आप लोग पढ़ लेना। और एक चीज़ बता दूं, इसमें रटना मत, केवल समझने के लिए आप लोग एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, इन तमाम डाटा को आप लोगों के लिए मैं होमवर्क के तौर पे छोड़ दे रहा हूँ। आप लोग ना व्हाट्सएप ग्रुप में जा करके क्या करना, जा करके वहाँ डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। और आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ सकते हो। सबसे पहले आप लोग सर्च कीजिए इंस्टाग्राम पर बाय MD धीवर करके, वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिलेगा। मेरे प्रोफाइल में कमेंट करके बोल सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है बोल करके, तो आपको क्या कर सकता हूँ, वहाँ से आपका नंबर लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। उसके अलावा आपकी स्क्रीन पर
रैंडम एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, वो भी मेरा ही व्हाट्सअप नंबर है। तो वहाँ पर आप लोग कमेंट कर सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना है बोल करके, तो वहाँ से आपका नंबर को लेकर के ना व्हाट्सअप ग्रुप में मैं जोड़ दूंगा। और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए ना आप लोगों को केवल केवल नॉमिनल जो चार्ज है वो आप लोगों को पे करने होंगे। क्योंकि देखो आप लोग नॉमिनल चार्ज पे करके आओगे ना, इतना लूँगा कि जो आप लोग मार्केट से थोड़ा बहुत खाते हो ना अकेले, तो उतना ही लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। एक बुक से भी कम प्राइस आप लोगों से लूँगा, ठीक है, जो आसानी से आप लोग एफर्ट्स कर पाओ। क्यों? क्योंकि देखो फ्री में अगर मैं आप लोगों को सारा चीज़ प्रोवाइड कर दूँ ना, तो फ्री में चीज़ों को वैल्यू नहीं करते हैं लोगों की, ये प्रवृत्ति रहता है जी मानव की, मेरे को पता है अच्छे से, ठीक है। उसके अलावा आप लोग ना पे करके आओगे ना, तो ईजिली तरीके से आपके पढ़ने का मन लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं रखा हूँ। और जो सिंसियर बालक है, एक्चुअल में जिन लोगों को इस वर्ष गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए ना, केवल वही लोग इस ग्रुप में ऐड होइएगा, ठीक है। जो पढ़ने में सिंसियर है वही लोग। एक्स्ट्रा बेवजह का मेरे को भीड़ वगैरह नहीं चाहिए। कम लोगों को पढ़ाऊंगा चलेगा, लेकिन बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। मेरे को ना 100% रेशियो चाहिए उन लोगों का कॉलेज में सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो इसीलिए बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेना ना लेना आप लोगों के ऊपर है। बाकी ना सारी चीज़ मैं आप लोगों को व्हाट्सअप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। और आप लोग एक बार व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाओगे ना, तो सारे तरीके से आप लोगों को मैं टाइम टाइम पर सजेस्ट करते रहूँगा। जैसे कि एग्ज़ाम कैसे दिलाना है, किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट करना है। आप लोगों का कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो डायरेक्ट कॉल करने की भी सुविधा आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार से आप लोगों का जो कन्फ्यूज़न है वो ना रहे। और वैसे भी अगर आप लोग कोचिंग भी करना चाहोगे ना जी, तो 8 से 10 हज़ार दे करके आप लोग कोचिंग करने जाओगे, ठीक है। उससे कम कोई कोचिंग सेंटर वाले लेते भी नहीं है। मैं तो आप लोगों को उसमें 5% भी नहीं ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को भीड़ नहीं चाहिए, पढ़ने वाला चाहिए, इसके वजह से, ठीक है। चलिए आप लोग सोचिएगा ज़रूर। इसके बाद सेकंड वाला बाल्यावस्था, चाइल्डहुड के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था की समयावधि के बारे में जानते हैं। ये जो इसमें एज को लिखे ना, इसमें आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। बाल्यावस्था की जो एज होगा ना, वो क्या होगा, तो बाल्यावस्था की एज को 2 भाग में बांटा गया है, आप लोगों को बताया हो ना। सबसे पहले पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगा क्या, तो सबसे पहले पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगा। इसका जो एज होगा ना, वो 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष हो जाएगा। उसके अलावा उत्तर बाल्यावस्था हो जाएगा क्या, तो दूसरा जो होगा वो उत्तर बाल्यावस्था होगा। इसका जो एज है वो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की हो जाएगा। तो इन दोनों को आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। ये आप लोगों को नोट करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें दिया है वो, मैं जो बोल रहा हूँ केवल उसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके अलावा ना अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। खतरनाक अवस्था, तो बाल्यावस्था को क्या बोला जाता है, खतरनाक अवस्था बोला जाता है, गंदी अवस्था बोला जाता है, अजीबोगरीब अवस्था बोला जाता है, खेल की अवस्था बोला जाता है, आत्मनिर्भरता की अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था, उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास की अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था, पुनरावृत्ति और प्रवृत्ति की अवस्था, टोली और समूह की अवस्था। टोली मतलब यह है कि 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की बालक अक्सर टोली या ग्रुप में रहता है, आप लोगों को पता होगा। उसके अलावा आत्म केंद्रित व स्वप्रेम की अवस्था, आप लोगों ने देखा होना जी कि बालक जो रहता है वो आत्म केंद्रित रहता है। स्वप्रेम मतलब दूसरों से स्नेह और प्रेम की ना वो क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है, भरोसा करता है कि मेरे को ज़्यादा स्नेह मिले, ज़्यादा प्यार मिले बोल करके। तो ये तमाम जो चीज़ है ना, वो बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं, इसको आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। जनरली कूट में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी इसकी अवस्था है बोल करके, तो इसीलिए ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। तार्किक चिंतन की अवस्था भी बोला जाता है। ये दोनों जो अवस्था है ना उसका होगा, ठीक है। ये बाल्यावस्था के अंतर्गत आएगा तमाम जो अवस्था है वो, और बाल्यावस्था के अंतर्गत पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था दोनों ही इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद ना अब ना ये जो बाल्यावस्था है उसके विशेषताओं के बारे में पढ़ते हुए चलते हैं। तो केवल आप लोगों को टॉपिक को बताऊंगा, और टॉपिक को बताने के बाद मैं अपने शब्दों में आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। पूरा इस थ्योरी को आप लोग दोबारा आप लोग क्या कीजिएगा, दोबारा पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। केवल मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलिए बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहला, जिज्ञासा की प्रबलता। तो इस अवस्था में ना मतलब बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा ना जिज्ञासा की प्रबलता होती है। मतलब कोई भी चीज़ को देखने के बाद ना उनके मन में क्यूरियोसिटी आता है कि एक्चुअल में है क्या, वो जानने की कोशिश करते हैं। कोई भी खिलौना ला दो तो बालक जो है ना वो तोड़ फोड़ करके खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, इसमें क्या हो सकता है, कैसे चल रहा है। तो इस प्रकार से जिज्ञासा की अवस्था होता है बाल्यावस्था में। दूसरा, प्रारंभिक विद्यालय की आयु। तो देखो बाल्यावस्था में सबसे पहले बालक क्या होता है, स्कूल जाना शुरू करता है। 6 वर्ष की उम्र में जाता है ना जी, और 6 वर्ष की उम्र क्या है, बाल्यावस्था की ना अवस्था के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए विद्यालय की अवस्था इसको कहा जाता है, ठीक है। प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था कहा जाता है। तीसरा, मानसिक योग्यता में वृद्धि। तो मानसिक जो योग्यता ना मतलब सोचने समझने तर्क करने विचार करने की जो अवस्था है ना, इसमें वृद्धि होता है। मतलब तर्क करना और विचार करने में क्या होता है, उसमें वृद्धि होता है। तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा गंदी आयु, बाल्यावस्था को गंदी आयु के नाम
नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि वो खेलना ज़्यादा पसंद करता है, गंदा रहता है, लापरवाह रहता है, कीचड़ वगैरह में क्या करता है, खेलते रहता है। मान के चलो स्कूल गया है बालक और स्कूल से जब घर आता है ना, तो रास्ते में अगर कीचड़ वगैरह मिलता है तो वहाँ खेलते आ जाते हैं, है ना। आप लोगों ने जनरली देखा होगा अपना ड्रेस में गंदा करके आ जाता है, तो इसीलिए इसको गंदी आयु कहा गया है, ठीक है। उसके अलावा पांचवा, विकास में स्थिरता। तो आप लोगों को इसको नोट करके रखना है कि बाल्यावस्था में क्या होता है, विकास में स्थिरता हो जाता है, चाहे वो शारीरिक विकास हो चाहे वो मानसिक विकास हो, दोनों में ना बालक की जो स्थिरता हो जाती है, ठीक है। तीव्र गति से विकास नहीं होता, स्थिर हो जाता है जो विकास होता है वो, केवल धीरे धीरे जो विकास है ना वो बढ़ते रहता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, पांचवा में विकास में स्थिरता हो जाएगा। उसके अलावा छठवां को जानते हैं। छठवां में दिया है सामूहिकता की भावना। सामूहिकता मतलब यह है कि आप लोगों ने देखा होगा कि बाल्यावस्था में जो बालक होता है ना, हमेशा टोली में रहना या 5 या 6 के गुट में रहना, गिरोह में रहना, सदस्यों में बीच में रहना, दोस्तों को ज़्यादा पसंद करना, ये इसमें सामूहिक की भावना रहता है जो बालक होता है उसमें, ठीक है। मतलब यह है कि 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की उम्र में आप लोगों ने देखा होगा ना, जी हाँ, बालकों को। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद सातवां, रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि। तो कोई भी अलग टाइप से जो कार्य होगा ना रचनात्मक, उसमें बड़ा आनंद आता है बालकों को, ठीक है, और उसी प्रकार के कार्य को बार बार करना पसंद करता है। आठवां, समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो आप लोगों ने देखा होगा जनरली जो बालक है ना, वो क्या करता है, समूह में खेलना मतलब ग्रुप में खेलना ज़्यादा पसंद करता है, सभी लोगों की सहभागिता में, ठीक है। तो यह आप लोगों को याद रखना है, बाल्यावस्था की विशेषता है। नौवां, सहयोग की भावना। तो जब समूह में खेलता है तो एक दूसरे से बालक क्या करता है, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना उत्पन्न होता है, ठीक है, जिसमें सामाजिकता और सहनशीलता की जो भावना है और आज्ञाकारिता की जो भावना है ना, वो विकसित होता है। चलिए, उसके बाद यह है बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। तो बाल्यावस्था में शरीर का जो विकास है वो किस किस प्रकार से होता है ये जानेंगे, चाहे वो लंबाई को लेकर के हो चाहे वो भार को लेकर के हो। तो इसमें देखो जनरली इसमें भी ना आप लोगों का रेशियो दिया गया है बाल्यावस्था में। तो इसको आप लोगों को देखना है आयु में कि 6 वर्ष की उम्र में, 7, 8, 9, 10 अलग अलग उम्र में लड़कों की जो औसत लंबाई है वो कितना होता है, लड़कियों की औसत लंबाई कितना होता है, ये देख लेना। उसके अलावा आयु इसमें दिया और इसमें किलोग्राम वजन में आप लोगों को देखना है, लड़कों का कितना होता है, लड़कियों का कितना होता है। केवल आप लोगों को एक बार इसको देख लेना और पढ़ लेना है, समझ लेना है, केवल रटना मत, कोई फायदा नहीं है इसमें। क्या है ना, रटने से इसमें से एकदम ही ना डीपली नहीं पूछा जाता है, ठीक है। केवल आप लोगों के समझने के लिए इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को डिटेल से बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बाकियों से आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए इसके वजह से। उसके अलावा बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की विशेषताएं, मतलब इमोशनली बालकों में ना किस प्रकार से विशेषताएं होता है इसके बारे में जानते हैं। ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब ये होता है कि बाल्यावस्था में जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि बालक जो है ना वो खुद को ज़्यादा प्रेम करता है, खुद से स्नेह की क्या करता है, अपने मम्मी पापा अपने भाई बहन से ना स्नेह की उम्मीद करता है, और दूसरे बालक जो रहता है ना उससे क्या करता है, ईर्ष्या करता है, थोड़े बहुत द्वेष रखता है। क्यों? जनरली भाई बहन आप लोगों ने देखा होगा कि लड़ते अधिक रहते हैं, चाहे वो टाइम टाइम पे लड़ेगा और लड़ने के बाद फिर एक दूसरे से खेलने लगेगा, फिर बाद में किसी चीज़ को लेकर के छीना झपटी होता है, लड़ाई होता है, फिर बाद में क्या होता है, एक हो जाता है। तो ये ईर्ष्या की भावना बार बार उनमें देखा जाता है, ठीक है, खासतौर से बाल्यावस्था में। उसके अलावा भय, भय की अवस्था भी इसको कहा जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। दूसरे अनजान को देख करके क्या होता है, वो डरने लगता है। उसके अलावा परीक्षाओं के परिणाम को लेकर के, गृह कार्य जो होमवर्क वगैरह मिलता है उसको लेकर के उसमें क्या होता है, भय और दंड का उसमें क्या बना रहता है, तो वो आप तो उसमें डर बना रहता है, ठीक है। उसके अलावा कभी कभी भविष्य लेकर के और भविष्य के परिणाम को लेकर के वो भय उसमें बना रहता है। उसके अलावा नेक्स्ट जो होगा वो निराशा। बालकों में जनरली क्या होता है, बाल्यावस्था में निराशा को भी देखने को मिलता है जनरली 12 वर्ष की उम्र में, ठीक है। उसमें निराशा का क्या हो, उसमें निराशा की क्या होता है, भावना उत्पन्न हो जाता है। उसके अलावा जिज्ञासा। जिज्ञासा तो भाई कोई भी उम्र में आप लोगों को देखने को मिलेगा, चाहे वो शैशवावस्था हो चाहे वो बाल्यावस्था हो, ठीक है। उसके अलावा पांचवा, क्रोध की अवस्था। तो क्रोध भी होता है ना जनरली आप लोगों ने बालक में देखा होगा, क्यों, अपने चीज़ों को लेकर के, अपने सामान को लेकर के क्रोध अधिक करते रहता है ना। जनरली भाई बहन देख रहे होंगे आप लोगों ने, लड़ते ज़्यादा है उन लोग, झगड़ते हैं, लड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं, क्रोध करते हैं, है ना, थोड़ी देर के गुस्सा में। आप लोगों ने देखा होगा 1 मिनट में लड़ने लगेगा, दूसरे ही मिनट में फिर वो लोग एक होकर के खेलने लगेंगे। तो ये क्या होता है, जनरली आप लोगों को देखने को मिलता है इन तमाम जो चीज़ है वो। चलिए, उसके बाद चौथा को पढ़ते हैं हम लोग, किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में क्या क्या है इसके बारे में जानते हैं, इसको भी पढ़िए। सबसे पहले परिभाषा को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंधी परिवर्तन होते हैं, किशोरावस्था कहलाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि किशोरावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था में ना प्रजनन जो होता है ना वो परिपक्व हो जाता है, मैच्योर जो हो जाता है बालक जो होता है वो। और किशोरावस्था की आयु क्या है, तो किशोरावस्था की जो आयु है ना वो 12 वर्ष से अधिक जो होंगे ना उसको
किशोरावस्था कहते हैं, या 12 वर्ष से 18 वर्ष की एज आप लोग ले सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रजनन में परिपक्वता होता है, मतलब मेच्योर हो जाता है जो बालक होता है वो धीरे धीरे करके, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो संवेगात्मक रूप से हो। ठीक है, चलिए उसके अलावा समयावधि करके दिया है, इसमें जो समयावधि है ना उसको ध्यान मत रखना, आप लोगों को जो ध्यान रखना है वो 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की, या 12 वर्ष से अधिक आप लोगों को याद रखना है। इस अवस्था की विशेषताएं क्या क्या है ये पढ़ते हैं। सबसे पहला, अमूर्त चिंतन की अवस्था। अमूर्त कहने का मतलब यह है कि जो चीज़ बालक के सामने नहीं है ना किशोरावस्था में, उन चीज़ों के बारे में भी जो बालक है ना वो सोच सकते हैं। मान के चलो एग्जाम्पल देता हूँ, मान के चलो एक जो बालक है ना वो ब्रह्मांड के बारे में क्या कर सकता है, ब्रह्मांड को कभी तो उन्होंने देखा नहीं होगा ना, लेकिन केवल वो इमेजिनेशन कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकता है कि हाँ ब्रह्मांड ऐसा होता है, ऐसे दिखता है। ठीक है, जैसे मंगल इस प्रकार से होगा, चांद इस प्रकार से होता है, ऐसे वो समझ सकता है। भले ही वो चाहे सोशल मीडिया पर देख लिए होंगे, लेकिन क्या है वास्तविक में वो देखा है क्या, नहीं देखा है, तो इमेजिनेशन के थ्रू क्या करता है, चिंतन के थ्रू वो समझता है। समूह भक्ति की भावना, तो समूह में रहना पसंद करता है। विरोध की अवस्था, जनरली देखा होगा कि किशोरावस्था के जो बालक है ना वो अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से क्या करता है, विरोध की भावना ज़्यादा रखता है। उलझन की अवस्था, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, आपको पता होगा। इससे कठिन काल है ना, आप लोगों को पता होगा सबसे कठिन काल किसको माना जाता है, किशोरावस्था को, भविष्य को लेकर रहता है ना जी है। उसके अलावा संघर्ष और तूफान की अवस्था, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, संघर्ष और तूफान की अवस्था कौन सी अवस्था है, तो वो किशोरावस्था है। कूट में पूछा जाता है जनरली, तो ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा संघर्ष किशोरावस्था में होता है। उसके अलावा टीनेज भी माना जाता है इसको। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, तो संवेगात्मक परिवर्तन भी होते रहता है जिसमें। उसके अलावा स्वर्णकाल, तो देखो इस एज को क्या बोला जाता है, स्वर्णकाल बोला जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके रख लेना। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट को पढ़िए, अपराध प्रवृत्ति विकास की नाजुक अवस्था। जनरली कई जो बालक है ना वो भ्रामक हो जाते हैं, भटक जाते हैं, अपराध की प्रवृत्ति को चुन लेते हैं। ठीक है, इस अवस्था में, तो इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा सोच समझ करके रहना चाहिए। उसके अलावा तनाव और क्रोध की अवस्था, सबसे ज़्यादा इसमें से प्रश्न पूछा गया है। इसमें आप लोगों को प्रश्न में दे दिया जाएगा कि तनाव और क्रोध की अवस्था किस एज में अधिक पाया जाता है, या तनाव या क्रोध की अवस्था की विशेषताएं किस में होता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा तनाव और क्रोध की अवस्था होता है। अत्यधिक दबाव और तनाव की अवस्था होता है, चाहे वो अपने फ्यूचर को लेकर के हो, चाहे वो फैमिली को लेकर के हो, अधिकतर उसमें दबाव रहता है और क्रोध की अवस्था रहता है। ठीक है, उसके अलावा पैतृक अंतर्द्वंद, तो पैतृक अंतर्द्वंद भी होता है, अपने घर को लेकर के, फैमिलियों को लेकर के हो। ठीक है, चलिए उसके बाद ना इसी अवस्था की ना जो विशेषताएं हैं, मतलब किशोरावस्था की जो विशेषताएं हैं ना इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला स्वयं पर विश्वास, क्या करता है जो बालक है वो स्वयं पर सबसे ज़्यादा विश्वास रखता है इस अवस्था में, किशोरावस्था में। ठीक है, और उसके अलावा ना अपने माता पिता पर क्या करता है, उनकी बातों को जनरली वो अनदेखा कर देता है, सुनता नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन स्वयं पर क्या करता है, विश्वास करता है। दूसरा, विद्रोह की भावना, आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली ना इस अवस्था में, मतलब 12 से अधिक जो उम्र के बालक होते हैं उनकी एज में देखा होगा अपने फैमिली से सबसे ज़्यादा विद्रोह की भावना होता है, क्योंकि देखो वो बाहरी दुनिया से क्या होता है, धीरे धीरे करके जुड़ने लगता है, तो बाहरी दुनिया की जो बात है ना उनको ज़्यादा सुनने लगता है, उनको मानने लगता है, अपने दोस्तों की बात मानने लगता है। लेकिन विद्रोह की भावना इसमें देखा जाता है, अपने फैमिली के प्रति कोई भी चीज़ वो बोलता है ना तो उसको मानने को क्या करता है, उनकी बात को अनसुना कर देता है, या गुस्सा रहता है, नाराज रहता है उनसे, तो ये विद्रोह की भावना होता है। उसके अलावा तीसरा है आक्रोश की प्रवृत्ति। अत्यधिक आप लोगों ने गुस्सा और आक्रोश की प्रवृत्ति इस काल में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बालकों में चिड़चिड़ापन और आक्रोश की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा जो है ना वो किशोरावस्था में उनको देखने को मिलता है। उसके अलावा भेदभाव और रूढ़िवादिता से दूर, तो भेदभाव और रूढ़िवादिता से जनरली क्या रहता है, अपने आप को क्या रखता है, दूर रखने की कोशिश करता है। ठीक है, और उसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा किसी भी प्रकार से जो बालक है ना वो भेदभाव को उतना ज़्यादा नहीं मानता, चाहे वो अपने दोस्त कोई भी जाति धर्म से अपना दोस्त होना तो उसके घर में चले जाता है, खा लेता है, पी लेता है, कोई भी भेदभाव की भावना उसके मन में नहीं देखा जाता है। उसके अलावा मिलजुल कर रहना और खेल की जो भावना है ना उसमें जनरली उनमें देखा जाता है। उसके अलावा पांचवा, लक्ष्य प्राप्ति में सचेत, तो किशोरावस्था में जनरली जो बालक होता है कोई भी एम बनाता है ना तो उसमें सचेत रहता है, निष्ठावान रहता है, अपने आप को पूरी तरह से झोंक देता है उसके लिए। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या करता है, अपने माता पिता से क्या करता है, सलाह लेने का प्रयास भी करते रहता है। छठवां, समूह के सक्रिय सदस्य, तो अपना जो गुट होगा, अपना जो समूह रहेगा ना तो उसका सक्रिय सदस्य रहता है। ये जो बालक होता है वो 12 से 18 वर्ष की उम्र में जनरली
जनरली उनके बात को मानता है। रात को घूमना, देखना, रहन सहन, खान पान, सारा चीज़ अपने दोस्त मित्र के साथ रह करके करने की कोशिश करता है, उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करता है वो। आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोगों ने किया भी होगा, तो फील कर सकते हो आप लोग। चलिए उसके बाद सातवां, उत्सुकता एवं उदासीनता। तो जनरली इस अवस्था में जो बालक है ना, वो उत्सुकता और उदासीनता ना जनरली देखा जाता है। कोई भी चीज़ अगर वो चीज़ करना होता है ना, तो वो उत्सुक रहता है, मतलब क्यूरियोसिटी ज़्यादा रहता है। और जब वो कभी कभी प्राप्त नहीं होता तो उदासीनता की जो भावना है ना, वो आ जाता है। उसके अलावा आठवां, नायक पूजा और संवेदनाएं। तो नायक पूजा मतलब जो चीज़ वो देखेंगे ना अपने नायक को, चाहे वो कोई स्टार हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो भगवान हो, तो उसको देख करके उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करता है, उसको फॉलो करता है। तो इसी को नायक पूजा कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा नौवां, वयस्कता के संक्रमण की पहल। तो वयस्कता की संक्रमण की पहल का मतलब यह है कि किशोरावस्था में ना जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि दूसरे जो विषम लिंग होता है ना, मतलब लड़कों को लड़कियों के प्रति या लड़कियों को लड़कों के प्रति जो आकर्षण होता है ना, वो भी उनमें देखने को मिलता है जनरली। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को समझना है। उसके अलावा 10वां, दुविधा और स्वयं से सरोकार। तो दुविधा और स्वयं से सरोकार का मतलब ये होता है कि अपने फ्यूचर को लेकर के क्या होता है, दुविधा में होता है कि मैं क्या करूं, एक्चुअल में कभी ये करूं या वो करूं। इस प्रकार से कभी कभी क्या करता है, द्विधा में रहता है। और स्वयं से संबंधित जो सरोकार की जो भावना है वो देखने को मिलता है कि एक्चुअल में मुझे करना क्या है इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो ये जो तमाम चीज़ है ना, वो आप लोगों को इसमें पढ़ना है। उसके अलावा ना किशोरावस्था में जो शारीरिक जो विकास होता है ना, जैसे लंबाई में वृद्धि और उसके अलावा भार में वृद्धि, तो इसको आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है। इसको आप लोगों के होमवर्क के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोग इसको पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग एज में लड़कों की जो लंबाई है वो कितना होता है, लड़कियों की लंबाई कितना होता है। उसके अलावा जो वजन है ना, तो वजन में लड़कों का कितना होता है आयु अलग अलग के अनुसार, और लड़कियों का कितना होता है, ये आप लोगों को पता चलेगा। तो आप लोग ना किसी से रिलेट करके हुए चलना है, अपने खुद से भी रिलेट करोगे तो चलेगा आप लोगों को। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोग एक बार इसे पढ़ लोगे ना, तो आप लोगों को अच्छे से इसमें समझ में आ जाएगा, और समझ में आएगा तो बेहतरीन तरीका रहेगा आप लोगों को, और इसमें से कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इजीली तौर पर आप लोग दे पाओगे। ठीक है, इसके बाद एमसीक्यू सीरीज में भी आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप लोगों को अच्छे से इसके बारे में समझ में आ जाएगा। चलिए उसके बाद विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। समूह का निर्माण। तो किशोरावस्था में क्या होता है, बालक जो है ना वो समूह में रहता है, चाहे वो खेल, मनोरंजन, नृत्य, पर्यटन जितना भी हो ना, सारी चीज़ों में समूह में रहना और समूह में खेलने की जो भावना होता है ना, वो रहता है। उसके अलावा मित्रता की भावना। तो इस एज में क्या होता है, मित्रता की भावना भी जनरली क्या होता है, देखा जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए, इसमें सामूहिक निष्ठा। तो अपने समूह के प्रति क्या होता है, उसमें निष्ठा भी रहता है। उसके अलावा नेक्स्ट को देखो, सामाजिक गुणों का विकास। तो किशोरावस्था में क्या होता है, सामाजिक जो गुण होता है ना, उसका जनरली बालकों में क्या होता है, विकास होता है। समाज के प्रति क्या होता है, वो ज़्यादा ही सद्भावना जो है ना वो रखने लगता है। तो इतना आप लोगों को शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ते हुए चलना है। आठवां, बहिर्मुखता प्रवृत्ति। बहिर्मुखता का मतलब ये होता है कि उसमें सोचने समझने, दूसरों के साथ क्या करता है, बात करना, दूसरा लिखना पढ़ना, संगीत कला, सारी चीज़ों में क्या होता है, रुचि लेता है, मन लगता है। ठीक है, उसके अलावा नौवां, राजनीतिक भावना। तो जनरली किशोरावस्था में बालक क्या होता है, राजनीतिक भावना का भी क्या होता है, विकास होता है। बाहरी दुनिया के बारे में, राजनीतिक दलों के बारे में क्या करता है, अपना अनुभव बनाता है, अनुभव को शेयर करता है। ठीक है, उसके अलावा 10वां, सामाजिक संबंधों की स्थापना। तो अलग अलग जो सामाजिक संबंध है ना, उसकी स्थापना करेगा, समाज में रहने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। जो बालक है वो अपने आप को अहम भूमिका जो है ना वो निभाने की कोशिश करेगा। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए, सामाजिक परिपक्वता। तो सामाजिक जो परिपक्वता है वो भी उसमें क्या होगा, बढ़ते जाएगा। किशोरावस्था की उम्र में समाज का हिस्सा अपने आप को क्या करता है, मानने लगता है। उसके अलावा 12वां, पारिवारिक संबंधों में सुधार। तो फैमिली के जो संबंध है ना, उसमें क्या होता है, सुधार आते जाता है। एकजुटता की भावना जो है ना, वो फैमिली में देखने को मिलता है। जनरली किसी भी प्रकार से सामंजस्य होता है ना, तो उसको स्थापित करने की कोशिश करता है। किसी प्रकार से अनबन वगैरह होता है तो उसको भी। तो आप लोगों को केवल इतना ही थ्योरी में पढ़ना था। इसके बाद जब मैं आप लोगों का नेक्स्ट क्लास लाऊंगा ना, तो उसमें इससे रिलेटेड किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन तमाम क्वेश्चनों को आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, और आप लोगों को एक बार कम से कम ये जितना भी इसमें जो दिया है ना, ये जो थ्योरी में, तो सारे को एक बार आप लोगों को पढ़ना है। तुरंत ही मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये जो पूरा PDF है उसको डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा और पढ़ करके अच्छे से समझ जाइएगा। और अपने घर में जो भी बालक होगा छोटा ना, अलग अलग एज में, तो उससे रिलेट करके पढ़ना, जल्दी समझ में आएगा। और रटना आप लोगों को नहीं है, बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग समझना इसी प्रकार से, तो जल्दी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और आप लोग एक बार केवल ना आधा घंटा अपने
आपको टाइम देना और पढ़ लेना, और जो चीज़ नोट करने के लायक लगता है ना तो उसे एक आध दो कीवर्ड होगा उसको नोट कर लीजिएगा, और जो जो मैं बताया हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। पूरा आप लोगों को सारे चीज़ों को नोट करने की आवश्यकता आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इतने ही बातों को आप लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है। नेक्स्ट क्लास लाऊंगा तो उसमें एमसीक्यू सीरीज भी आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, और अगर आप लोगों ने अभी तक की चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लेना महोदय। क्यों? क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप लोगों को आसानी से ना ये जो नोटिफिकेशन है वो मिल पाता है, ठीक है। और देखो सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ रहा है जी, क्यों? क्योंकि देखो आप लोगों का अलग अलग विषय का जो क्लास है ना वो लेना पड़ रहा है, उसके अलावा मैं अपने भी पढ़ाई को मेंटेन कर रहा हूँ ना, तो इसके वजह से कभी कभी लेट हो जा रहा है। ट्राई कर रहा हूँ कि पर डे आप लोगों का क्लास लाने के लिए, ठीक है। कोई ना कोई क्लास आप लोगों का पर डे आ रहा है, लेकिन ना सारे जो विषय ना उसको ना पर डे लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, ठीक है। आप लोगों के मन में कोई भी सवाल हो बेशक कमेंट कीजिएगा। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।